नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। ज्ञानवापी परिसर में सील वजू खाने की सफाई से जुड़ा हुआ मामला। जिला अधिकारी की निगरानी में होगी वजू खाने की सफाई। सुबह 9 बजे 11 बजे का समय किया गया निर्धारित। सुप्रीम कोर्ट ने दिया साफ सफाई का आदेश और ये बड़ी खबर आपको बता रही है। जिलाधिकारी की निगरानी में वजूखाने की सफाई की जाएगी। सुबह 9 बजे और 11 बजे का समय निर्धारित किया गया है जब वजू खाने की सफाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिए गए थे। आपको बता दें कि हिंदू पक्ष की तरफ से याचिका दायर की गई थी। वजू खाने की सफाई को लेकर के हिंदू पक्ष की तरफ से याचिका दायर की गई। इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया कि वजू खाने की सफाई होगी, लेकिन वजू खाने की सफाई के दौरान वाराणसी डीएम की मौजूदगी उस वक्त वहां पर होगी। अब ये पूरे मामले को लेकर के एक नई अपडेट आपको बता दें कि ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी मदन मोहन जुड़ चुके हैं। मदन मोहन, क्या कुछ पूरी अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर के, सफाई से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला? ये बताना चाहूंगा, जिस तरह से कहा जाए जो वजूखाने के ज्ञानवापी परिसर के अंदर जो वजूखाना है सिंध वजूखाना, उसको लेकर के हिंदू पक्षकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी कि जो वजूखाने के अंदर जो है मछलियां पड़ी हुई हैं और वो मर चुकी हैं, जिसके कारण जो है काफी बदबू आ रहा है और लोगों को जो है जो वहाँ पे जो दर्शनार्थी आ रहे हैं उनको काफी परेशानी हो रही है। तो जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश ये आया, इसमें कहा गया कि आप जो है वजूखाने की जो है वो सफाई करवाएं, लेकिन वो जिला अधिकारी के निगरानी में सफाई होगा। तो अब ये जिला अधिकारी जो है आज दोनों पक्षकारों के साथ जो है बैठक किया। बैठक के बाद जो है शनिवार को जो है सुबह 9 बजे से 9 बजे और 11 बजे का टाइम निर्धारित किया गया है, जिसमें खुद जिला अधिकारी मौजूद रहेंगे। उनकी मौजूदगी में जो है उस टैंक की सफाई होगी और जो मरी हुई मछलियां हैं उसको जो है बाहर निकाला जाएगा। टैंक में जो पानी है उस पानी को जो है निकाला जाएगा और सफाई करने का। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि जो कथित शिवलिंग के जिसकी बात की जा रही है जो वहां पे है, उसको किसी भी प्रकार की जो है हानि नहीं पहुंचना चाहिए, इसका भी जो है उसे ध्यान रखना हो जाएगा। तो पूरी तरह से कहा जाए तो जिला अधिकारी जो है वहां पे मौजूद रहेंगे और अपने देख रेख में जो है उस टैंक की जो है सफाई होगी। तो ये शनिवार का समय है और शनिवार को है। हालांकि हिंदू पक्षकार में जो है काफी इसका खुशी का भी एक तरह से माहौल देखा जा रहा है, मदन, क्योंकि देखिए उन्होंने जिस कहा था तरीके कि से मुझे आज दूसरी बैठक जीत है। हुई है, वक्त निर्धारित कर दिया गया है सुबह 9 बजे और 11 बजे की सफाई की जाएगी जिला अधिकारी की निगरानी में, लेकिन क्या दिन भी निर्धारित किया गया है कि किस दिन से सफाई शुरू हो जाएगी? जी बिल्कुल, ये मैंने बताया कि शनिवार का दिन निर्धारित है और एक दिन में ही वो पूरा साफ सफाई हो जाएगा। उसके बाद फिर से जो है उसको जो है ना सील कर दिया जाएगा और इसकी रिपोर्ट जो है जिला अधिकारी जो है कहा जाए तो न्यायालय के समक्ष जो है इसको सौंपेंगे कि वो जो सफाई हो गई है। और उसके बाद जो है इसको पूरी तरह से तो शनिवार को जो है 9 बजे और 11 बजे का टाइम दिया गया है। तो एक ही दिन में जो है वो पूरी टैंक की सफाई की जाएगी, उसमें मछलियां छोड़ी जाएंगी और कहा जाए तो उसमें जो पानी जिस तरह से था उस पर फ्रेश पानी को जो है उसमें भरा जाएगा। जी लेकिन मदन, देखिए जिस तरीके से सफाई आपने कहा कि जिक्र किया कि शनिवार के दिन सफाई होगी, एक ही दिन में पूरे वजूखाने की सफाई कर दी जाएगी, लेकिन हम किसी भी चीज की सफाई करते हैं, एक दिन हमने सफाई कर दी लेकिन बार बार उस चीज की, उस जगह की सफाई करने की जरूरत होती है। तो समय समय पर सफाई की जरूरत हर एक जगह को होती है। उसके बाद सफाई कब की जाएगी? या सिर्फ शनिवार के दिन सफाई करके मामला खत्म हो जाएगा? देखिए, जैसा कि अभी सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है कि फिलहाल में जो उसमें जो मछलियां मरी हैं और जो पानी जो गंदा हो गया जिसके कारण काफी बदबू आ रही है, तो फिलहाल तो उस टैंक की सफाई करना जो जरूरी है। तो अभी तो जो है शनिवार को सफाई होगी और आगे जिस तरह से अगर न्यायालय अगर उसमें करता है या पक्षकार के द्वारा ये मांग की जाती है कि हमेशा जो है उस पानी, क्योंकि जब मछलियां रहेंगी पानी रहेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि उसमें जो है ना मछलियां मरेंगी, तो टैंक के सफाई की हमेशा आवश्यकता पड़ेगी। तो लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो आदेश है तो वो एक दिन का उसमें है और इस रिपोर्ट के बाद उसके बाद आगे अगर इस तरह की कुछ मांग अगर होती है कि जिस तरह से फिर सुप्रीम कोर्ट अगर अगर कुछ इस तरह का आदेश देता है या न्यायालय के द्वारा कुछ आदेश आता है तो उस पर जो है आगे की जो है कहा जाए तो उस पर जो है कार्रवाई की जाएगी, उसकी नियमित सफाई भी की जाएगी। तो हिंदू पक्षकार के द्वारा हो सकता है कि ये दोबारा मांग भी की जाए कि जब वो वजूखाना है क्योंकि उसमें जो है ना नियमित सफाई होनी चाहिए, तो हो सकता है कि आगे हिंदू पक्षकार इसकी भी मांग कर सकता है। ठीक है मदन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी के चौथे समन का जवाब भेजा, जिस पर सीएम केजरीवाल ने कहा है कि ईडी ने मुझे चौथा समन भेजा है। ये नोटिस अवैध और अमान्य है। ये नोटिस एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत भेजा जा रहा है। ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया है। ये जांच 2 साल से चल रही है। 2 साल में इन्हें कुछ नहीं मिला है। लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले अचानक मुझे नोटिस भेजकर क्यों बुलाया जाता है, ये सवाल भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पूछा है। बीजेपी ईडी को चला रही है। बीजेपी पर भी आरोप सीएम केजरीवाल की तरफ से लगाया गया और कहा कि ईडी को बीजेपी की तरफ से चलाया जा रहा है। इनका मकसद है कि ये सब करके केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने से रोका जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से ईडी के चौथे समन का जवाब दिया गया है और एक बार फिर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने समन को गैर कानूनी बताया है और साथ ही बीजेपी पर भी गंभीर आरोप केजरीवाल की तरफ से लगाए गए हैं और कहा है कि ईडी को चलाने का काम बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है और बीजेपी चाहती है कि मैं चुनाव प्रचार ना करूं, इसलिए मुझे बार बार समन भेजा जा रहा है। मार के झूठे सच्चे बयान ये कानून की नजरों में इलीगल हैं, इनवैलिड हैं। ऐसे नोटिस जनरल नॉन स्पेसिफिक नोटिसेस पहले जब भी भेजे गए ईडी के द्वारा उनको कोर्ट्स ने निरस्त कर दिया है, क्वैश कर दिया है, इनवैलिड और इलीगल डिक्लेयर किया है। ये नोटिस क्यों इलीगल है, इसको मैं कई बार ईडी को लिख के भेज चुका हूँ, लेकिन ईडी इसका जवाब नहीं दे रही। ये तो हो गई टेक्निकल बात। भाई थोड़ा कैमरा ये नोटिस एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत भेजे जा रहे हैं। वो कोई नहीं पाजी, ये जांच 2 साल से चल रही है। डिस्प्ले टूट जाएगी। 2 साल में इनको कुछ नहीं मिला। कई कोर्ट्स इनसे बार बार पूछ चुके हैं भाई कितने पैसे की रिकवरी हुई, कोई सोना मिला, कोई जमीन के कागज मिले, कोई पैसे की रिकवरी हुई, कुछ कैश मिला, कहीं कुछ नहीं। झूठे सच्चे आरोप, लोगों को मार मार के झूठे सच्चे बयान दिए जा रहे हैं। 2 साल से जांच चल रही है। लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले अचानक मुझे नोटिस देके क्यों बुलाया जाता है? चारों तरफ बीजेपी वाले घूम घूम के कह रहे हैं केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। बीजेपी वालों को कैसे पता मेरे को गिरफ्तार करेंगे? क्योंकि बीजेपी ईडी चला रही है। तो मुझे अभी गिरफ्तार क्यों करेंगे लोकसभा चुनाव के पहले? क्योंकि वो नहीं चाहते कि लोकसभा चुनाव में मैं प्रचार करूं। भाई रहने दो ना, रहने दो यार। तो बेसिकली इस पूरी सारी कवायद है, इसका मकसद केवल ये है कि केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के पहले गिरफ्तार करके उसको चुनाव में प्रचार करने से रोको। केवल ये इनका मकसद। तो वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी की तरफ से भेजे गए समन को लगातार अनदेखा कर रही हैं। ईडी ने उन्हें दिल्ली शराब घोटाले मामले में पूछताछ के लिए चौथी बार समन भेज करके बुलाया, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जाने से साफ इनकार कर दिया और समन को गैर कानूनी भी बताया है। हालांकि केजरीवाल इस बार भी ईडी के पास जाने के मूड में नहीं है। वहीं इसे लेकर के मंत्री आतिशी ने क्या कुछ कहा है, ये आपको सुनवाते हैं। पहले जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को ईडी से पहला समन आया था, तो हमने ये कहा था कि ये ईडी का समन नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का समन है। और आज इस बात को भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साबित कर दिया, क्योंकि आज वाले ईडी समन के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि ईडी अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करेगी, ईडी अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालेगी। मैं भारतीय जनता पार्टी से और उसके प्रवक्ताओं से पूछना चाहती हूं कि जब ईडी को नहीं पता और ईडी अपने समन में नहीं लिखती है कि अरविंद केजरीवाल जी को विटनेस के तौर पे बुला रहे हैं या अक्यूज्ड के तौर पे बुला रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को कैसे पता चल जाता है कि इस समन के बाद और जब अरविंद केजरीवाल जी ईडी के पास जाएंगे तो उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी? ये भारतीय जनता पार्टी को कैसे पता चलता है कि ये ईडी का समन अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने के लिए भेजा जा रहा है?
ये भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रवक्ताओं को इसलिए पता चलता है क्योंकि ईडी के समन का स्क्रिप्ट भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में लिखा जाता है। पहले भारतीय जनता पार्टी तय करती है कि किसको जेल में डालना है, किसको अरेस्ट करना है, और उसके आधार पर ईडी को, सीबीआई को कहा जाता है कि केस चालू करो, समन करो, इनके घर पे छापे मारो। और यही आज दिल्ली में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ हो रहा है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी के इटावा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दे, समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव का बयान सामने आया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि कार सेवकों पर फायरिंग से जुड़े हुए मामले में शिवपाल सिंह यादव की तरफ से कहा गया है कि कार सेवकों ने आदेश का उल्लंघन किया था। कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। संविधान की रक्षा के लिए गोली चली थी, शिवपाल यादव की तरफ से कहा गया है। कोर्ट को आदेश का पालन, कोर्ट की तरफ से जो आदेश दिया गया उसका पालन करना चाहिए, शिवपाल यादव की तरफ से कहा गया। कोर्ट को आदेश का पालन करने के लिए कहा गया। और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर इटावा से आपको बता रहे हैं। सपा महासचिव शिवपाल यादव का बयान। भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक 22 तारीख को कार्यक्रम है। तो वो देखिए, राजनीतिक कार्यक्रम में तो विपक्ष के लोगों को जाना नहीं है। उसके 22 के बाद सर चारों 22 के बाद जी मैं परिवार के साथ अच्छा जाएंगे, दर्शन करेंगे। अच्छा, हम लोग को भगवान राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, और जितने भी भगवान हैं सबको मानते हैं जी। लेकिन ब्रजेश पाठक कह रहे हैं कि जो राम के नहीं हुए वो कृष्ण के नहीं हुए, तो फिर वो कैसे यदुवंशी हो सकते हैं? इसमें हमें सफाई थोड़ी दी, हम लोगों से कौन ज़्यादा भगवान को, हम लोगों से ज़्यादा कौन। ये लोग तो देखिए बस बोलते हैं, विभाग चल नहीं रहे, विभाग में चल नहीं रही है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर लोगों की चल नहीं रही, स्वास्थ्य से सेवाएं वेंटिलेटर पर लाती है, अस्पताल में दवाएं नहीं है, और उसी तरीके से दूसरे हैं जी बड़बोले हैं। पहले एमपी का चुनाव हारे, फिर एमएलए का चुनाव हारे हैं जी। तो इस तरीके से देखिए ये लोग हारे हुए लोग हैं। और फिर जब आएगा चुनाव 2024 का तो फिर सामने। असम पहुंची राहुल गांधी की यात्रा। असम के शिवसागर पहुंचे राहुल गांधी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। असम पहुंचने पर राहुल गांधी का स्वागत किया गया है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 5वां दिन असम के 17 जिलों से गुजरेगी यात्रा। तो असम में प्रवेश कर चुकी है भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और ऐसे में राहुल गांधी की यात्रा का शानदार स्वागत किया गया है। आज यात्रा का 5वां दिन है और आपको बता दें कि असम के 17 जिलों से होकर के ये यात्रा गुजरेगी। ऐसे में जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा असम में प्रवेश कर चुकी है, तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने 18 जनवरी और 19 जनवरी को जोराहाट और डेर गांव में अपने कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। तो राहुल गांधी की यात्रा मणिपुर से शुरू हुई, उसके बाद नागालैंड और आज असम में प्रवेश कर चुकी है। आप जानते हो सिविल वॉर सी सब माहौल बना हुआ है, स्टेट बटा हुआ है, और प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर नहीं गए। ये जो 22 जनवरी का समारोह है, ये राजनीतिक समारोह है। ये लंबे वर्षों से चला आ रहा है पॉलिटिकल प्रोजेक्ट बीजेपी और आरएसएस का,
और इसीलिए राहुल जी ने कहा है, और पहले खड़गे जी ने कहा था, सोनिया जी भी ने कहा है कि हम धर्म विरोधी नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा देश, हमारा समाज अनेक धर्मों का समाज है। धर्म एक, देखिए, हम अपनी जो यात्रा करते हैं लोगों के इच्छा अनुसार करते हैं। भाजपा के मद्देनजर रखते हुए हम अपनी यात्रा नहीं कर रहे। लोग क्या चाहते हैं, असम के लोग क्या चाहते हैं, यहाँ की आकांक्षाएं क्या हैं, सपने क्या हैं, यहाँ पे लोगों के बीच में क्या भय समाया हुआ है, यहाँ की भाजपा सरकार किस तरह माफिया की तरह गुंडागर्दी कर रही है और लोगों के बीच में डर फैला रही है, उन लोगों के बीच में हम शक्ति फैलाने का काम कर रहे हैं। ये काम 22 तारीख से पहले भी जारी था, ये काम 22 तारीख को भी जारी रहेगा, ये काम 22 तारीख के बाद भी चलेगा। तो देखिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा 17 जिलों से होकर के गुजरेगी। 833 किलोमीटर यात्रा का लक्ष्य है। शिवसागर के अमगुरी में राहुल की जनसभा, जोरहाट के मारियानी में राहुल गांधी को 2 जनसभा करनी है। और आपको बता दें कि अमगुरी और मारियानी में रोड शो भी करेंगे राहुल गांधी। असम में यात्रा सबसे बड़े नदी द्वीप माजुली से गुजरेगी। और आपको ये बता दें कि असम में यात्रा प्रवेश कर चुकी है। कई कार्यक्रम हैं असम में और 17 जिलों से होकर के ये यात्रा गुजरेगी। और लक्ष्य आपको बता दें कि 833 किलोमीटर है यात्रा का लक्ष्य, जो यात्रा को तय करना है। शिवसागर के अमगुरी में राहुल की जनसभा भी होनी है। तो नागालैंड से असम में यात्रा प्रवेश कर चुकी है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 5वां दिन है। गर्मजोशी के साथ शानदार स्वागत राहुल गांधी का असम में किया गया है। मणिपुर से यात्रा की शुरुआत हुई, उसके बाद नागालैंड में यात्रा पहुंचती है और आज यात्रा ने असम में एंट्री ली है। इस दौरान राहुल गांधी की यात्रा का शानदार स्वागत किया गया। आपको बता दें कि कई कार्यक्रम है भारत जोड़ो न्याय यात्रा के, जो असम में रहने वाले हैं। 17 जिलों से होकर के यात्रा गुजरेगी और 833 किलोमीटर का लक्ष्य है। और जब राहुल गांधी की यात्रा असम में पहुंचती है तो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से 17 और 18 जनवरी के अपने सभी कार्यक्रम भी रद्द कर दिए गए हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी नेता दारा सिंह ने किया नामांकन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी विधानसभा परिषद की एक सीट के लिए नामांकन किया है दारा सिंह ने। नामांकन के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहे। बीजेपी नेता दारा सिंह की तरफ से यूपी विधानसभा परिषद की एक सीट के लिए नामांकन किया गया है। इस दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी नेता दारा सिंह ने यूपी विधानसभा परिषद की एक सीट के लिए नामांकन भरा है। इस दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहे। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर जब दारा सिंह की तरफ से नामांकन दाखिल किया गया। और आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूपी के डिप्टी सीएम भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। तमाम दिग्गज तस्वीरों में साफ नजर आ रहे हैं जो दारा सिंह के साथ नामांकन के समय पर मौजूद थे। पार्टी ने, राष्ट्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने जो जिले समाज के ऊपर जो भरोसा किया है, उस भरोसे की बुनियाद पर मैं कहना चाहता हूं, आज पूरे प्रदेश में, आज पूरे देश में माननीय मोदी जी को देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में डाल करके इस देश नहीं बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर नेता, जिनके पीछे आज दुनिया चल रही है, माननीय मोदी जी को तीसरी बार 400 के पार ला करके प्रधानमंत्री बना करके एक दुनिया में इतिहास रचने का हम लोग।
और खबरों में आगे बढ़ते हैं। रामलला प्राण प्रतिष्ठा के दिन अर्ध अवकाश घोषित किया गया है। 22 जनवरी को आधे दिन की छुट्टी घोषित की गई है। पूरे देश में आधे दिन की छुट्टी घोषित की गई है। आधे दिन के लिए बंद रहेंगे सरकारी कार्यालय। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की तरफ से जानकारी साझा की गई है कि पूरे देश में आधे दिन की छुट्टी रहेगी 22 जनवरी के दिन। 22 जनवरी वो तारीख जिसका इंतजार हर किसी को है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह। और ऐसे में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की तरफ से जानकारी दी गई कि 22 जनवरी के दिन आधे दिन की छुट्टी रहेगी। सभी सरकारी कार्यालय 22 जनवरी को बंद रहेंगे। पूरे देश भर में आधे दिन की छुट्टी घोषित की गई। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।